नमस्कार दोस्तों, सामरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम अपने फिजिक्स का घूर्णन गति जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का पार्ट सेकंड लेते हैं। पीछे अपन ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की बात अपन ने की थी। दो कणों के निकाय के बारे में अपन ने पीछे पढ़ा था, उसके द्रव्यमान केंद्र के बारे में अपन ने मान निकाला था। यहां अपन पढ़ेंगे कि उस निकाय के, यदि उस निकाय में n कण है तो n कणों के निकाय में कणों के वेग क्रम से v1 v2 v3 हो, v1 v2 v3 डॉट डॉट vn हो तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, इसके बारे में अपन यहां पे अध्ययन करेंगे। देखो यहां पे आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आया था। क्या था वो फॉर्मूला आया था अपने पास में RCM इक्वल M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डॉट 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 MnRn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 Mn। क्लियर? या इसमें कुछ छूट रहा है? देखो एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ छूट रहा है। देखो क्या छूट रहा है, इनके वेक्टर भी लगा हुआ था कि नहीं? चलो अपने क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। किसका वेग? n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग। अपने पास में ऐसा फॉर्मूला आया था, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, RCM वेक्टर इक्वल, ये देखो सिग्मा ले लेंगे। ये आप लोग के पास में सिग्मा लेते ही M1 M2 M3 M4 इस प्रकार से Mn जितने भी कण हैं उन सबके द्रव्यमानों का योग हो जाएगा कि नहीं, और उन सबका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उस निकाय का कुल द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। यहां मैं ले रहा हूं सिग्मा I इक्वल 1 to n, और ये हो जाएगा आप लोग के पास में Mi Ri वेक्टर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? अब मैं इससे क्या ज्ञात करना चाहता हूं, वेग ज्ञात करना चाहता हूं। तो देखो इससे वेग कैसे आएगा, तो अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे समय t के सापेक्ष। तो समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? अवकलन करने पर ये आप लोगों के पास में हो जाएगा drCm वेक्टर अपॉन dt। क्लियर हो गया? अब हम लोग इधर भी कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m, तो ऐसे कैसे रह गया, सिग्मा ले लू I इक्वल 1 to n, m I ऐसे कैसे रह गया, dri वेक्टर अपॉन dt। ये वाला मान क्या हो गया आप लोगों के पास में, ये वाला मान हो गया आप लोगों के VCM वेक्टर। तो ये हो जाएगा आप लोगों के VCM वेक्टर इक्वल 1 अपॉन m सिग्मा I इक्वल 1 to n mi vi वेक्टर। हो गया कि नहीं? क्योंकि इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा आप लोगों के पास में vi वेक्टर, और इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा आप लोगों के VCM वेक्टर। अब देखो ये वाला जो समीकरण आप लोगों के पास में आ रहा है, इस समीकरण को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो क्या होगा वो समीकरण, इसको आप लोग लिख सकते हैं VCM वेक्टर इक्वल 1 अपॉन m, इसको मैं डिटेल से लिख दूं, क्या हो जाएगा, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर
प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर। हो गया। अब देखो ये आप लोगों के पास में 1/m है, इसको भी मैं डिटेल से लिख सकता हूं क्योंकि ये क्या है, उस टोटल निकाय का द्रव्यमान है, जबकि उस निकाय में आप लोगों के कितने कण है, n कण है। प्रत्येक कण का अपन द्रव्यमान देखें तो पहले कण का m1 हो गया, दूसरे कण का m2 हो गया, तीसरे कण का m3 हो गया, इसी प्रकार से nवें कण का क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो मैं यहां क्या कर दूं, vcm वेक्टर इक्वल ये हो गया m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर अपॉन ये हो गया आप लोगों के पास में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। हो गया। तो ये समीकरण आप लोगों के पास में आ गया। दोनों समीकरण सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। यहां आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये द्रव्यमान केंद्र का भी हो गया। अब हम लोग आगे करेंगे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। क्या होगा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण? यहां आप लोगों के पास में दो चीजें हैं, या तो आप लोग इस RCM का द्विअवकलन करेंगे, या आप लोग जो अभी आप लोगों के पास में द्रव्यमान केंद्र का वेग प्राप्त हुआ था, उस द्रव्यमान केंद्र के वेग का आप लोग समय t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो आप लोग के पास में क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। अभी आप लोग के पास में समीकरण क्या आया था, vcm वेक्टर इक्वल 1/m सिग्मा i इक्वल 1 to n, ये हो गया mi vi वेक्टर, क्यों यही आया था ना। अब मैं इसका क्या करूंगा, समय t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो यहां समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, अवकलन करने पर आप लोगों के पास में आ जाएगा acm वेक्टर इक्वल dvcm वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, acm वेक्टर इक्वल, इसका मान मैं यहां ये वाला मान रख दूं यहां पे, तो ये हो गया 1/m, तो ऐसे एज इट इज रह जाएगा। ऐसे कैसे रह जाएगा, i इक्वल 1 to n mi रह जाएगा। आप लोग ये हो गया dvi वेक्टर अपॉन dt, तो ये हो गया acm वेक्टर इक्वल 1/m सिग्मा i इक्वल 1 to n mi ai वेक्टर। एक तो ये समीकरण आ गया। एक अभी आप लोगों ने निकाला था, इसको आप लोग सिग्मा को हटा के इसका आप लोग विस्तारित रूप देख रहे थे, उस विस्तारित रूप से और देख सकते हो। इसका और हो सकता है acm वेक्टर इक्वल m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर अपॉन ये हो गया आप लोगों के पास में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। तो ये समीकरण भी आप लोगों के हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये आ गया उस द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, पीछे आप लोगों ने निकाला वेग, और ये क्या है, उसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थिति होगी मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ये हो गया आप लोगों के पास में तीन समीकरण आ गए जो मोस्ट है। अब देखो काम की चीज क्या है, आप लोगों को पता है गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति होती है और एक स्थानांतरित गति होती है। तो पहली गति है स्थानांतरित गति, और दूसरी अपन लेते हैं घूर्णन गति, जो भी पढ़ रहे हैं। घूर्णन गति जो होती है इसमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, जबकि इसमें स्थिति क्या होगी, इसमें स्थिति परिवर्तित होगी। आप लोगों के पास में ये जो देख रहे हैं घूर्णन गति में अपरिवर्तित रहती है, क्या, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। ये क्या चीज है, ये है द्रव्यमान केंद्र की, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति।
स्थानांतरित गति में परिवर्तित होती है, जबकि घूर्णन गति में अपरिवर्तित रहती है। देखो पहला पॉइंट देख लेते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं द्रव्यमान केंद्र से संबंधित। अपन ये देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किस किस पर निर्भर करता है। तो देखो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। आप लोगों के पास में तीन चीजें हैं। एक तो निर्देशांक, जो आप लोगों के निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या इन निर्देशांकों पर निर्भर करेगा। दूसरा है आकृति, ठीक है, और तीसरा है आप लोगों के पास में द्रव्यमान वितरण। द्रव्यमान वितरण, ये द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है कि नहीं करता। ऐसे आप लोगों के पास में तीन चीजें होगी, पहली, दूसरी और तीसरी। देख लेते हैं अपन। द्रव्यमान केंद्र पर यदि ये जो आप लोगों के द्रव्यमान केंद्र है, ये द्रव्यमान केंद्र निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता, तो ये हो गया निर्भर नहीं करता है। इन दोनों में निर्भर करता है। और इसमें भी निर्भर करता है। तो ये स्थिति आप लोगों के बन गई। तो जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र दिए गए निर्देशांकों पर निर्भर नहीं करता, जबकि आकृति पर भी निर्भर करता है। किसकी? उस पिंड की आकृति पर। और उस पिंड में जो द्रव्यमान वितरित किया गया है, उस द्रव्यमान वितरण की जो स्थिति होगी उस पर भी ये निर्भर करता है। कौन? द्रव्यमान केंद्र। अब यदि ये द्रव्यमान समान रूप से वितरित किया जाए, ये सम्मित द्रव्यमान वितरण हो, ध्यान रखना है बात का। यदि सम्मित द्रव्यमान हो, यदि सम्मित द्रव्यमान वितरण हो, तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि उस वस्तु का जो ज्यामितीय केंद्र होता है वही द्रव्यमान केंद्र लिया जाता है। उसका जो सम्मित द्रव्यमान वितरण हो तो उसमें जो ज्यामितीय जो केंद्र होता है वह केंद्र ही किसमें लिया जाता है? द्रव्यमान केंद्र के रूप में लिया जाता है। द्रव्यमान केंद्र। क्लियर? तो ये स्थिति आप लोग के पास में आ गई। इस प्रकार से आप लोग के पास में घूर्णन गति के जो छोटी छोटी द्रव्यमान केंद्र संबंधी जो चीजें थी वो मैंने करवा दी है। द्रव्यमान केंद्र अपना कंप्लीट हो गया है। अगला पॉइंट आप लोग के जड़त्व आघूर्ण होगा। चलो आगे देखते हैं। देखो अगला पॉइंट है आप लोगों का जड़त्व आघूर्ण। देखो क्या है ये जड़त्व आघूर्ण? अपने यहां बात कर रहे हैं घूर्णन गति की। जब कोई भी पिंड घूर्णन गति करता है, यानी कि अपने एक्स पर यदि ये घूमता है, तो यहां आप लोग के देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, उसके एक्स पर स्थित होता है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो जड़त्व आघूर्ण है ये एक गुण होता है। किसी भी वस्तु का क्या है? ये गुण है। अब गुण भी कौन सा है? घूर्णन गति में ही होगा, ध्यान रखना। यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, या तो घूर्णन गति कर रही है मतलब गतिशील है, या स्थिर अवस्था में है। यदि घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गतिशील अवस्था में है, तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। अपनी जो स्थिति जो होती है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु करेगी, तो इस वस्तु के अपनी स्थिति में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण। ध्यान रखना इस बात का। फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई वस्तु घूर्णन गतिशील अवस्था में मतलब गति कर रही है, रेखी गति नहीं होगी यहाँ पे। यदि रेखी गति की बात करें तो अपन यहां बात करेंगे रेखी गति में क्या होगा। यदि रेखी गति होती है तो घूर्णन गति हो रही है, या तो घूर्णन गतिशील अवस्था में कोई वस्तु हो या स्थिर अवस्था में हो। यदि गतिशील अवस्था में, ये घूर्णन गति की अवस्था में है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? स्थिर अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यदि वह स्थिर अवस्था में है तो उसको घूर्णन गति की अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करें? उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो प्रत्येक वस्तु में एक गुण होता है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? अब ये तो होगी घूर्णन गति की बात। मैं अभी बात करूं यहां, यदि रेखी गति की बात हो,
स्थानांतरित गति की बात हो तो रैखिक गति में जो रैखिक गति है, इस रैखिक गति में इस जड़त्व आघूर्ण के रूप में कौन कार्य करता है? यहां द्रव्यमान काम करता है। कौन काम करता है? द्रव्यमान। देखो, प्रत्येक वस्तु में यदि वह गतिशील, रैखिक गति की बात कर रहा हूं, यदि वह गतिशील अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हम लोग बाह्य बल लगाएंगे। तो उसमें जो स्थिति में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का विरोध होता है, और वो जो विरोध करने का गुण होता है उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ये स्थानांतरित गति में होता है, रैखिक गति में होता है, जबकि घूर्णन गति में ये जो विरोध करने का गुण होता है उसे जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? फिर रिपीट कर रहा हूं, स्थानांतरित गति में प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण प्रदर्शित करती है उस गुण को अपन द्रव्यमान के रूप में देखते हैं। मतलब द्रव्यमान ही यहाँ पे विरोध करने का गुण है। क्लियर? मतलब विरोध कौन कर रहा है? द्रव्यमान कर रहा है। इसी प्रकार से घूर्णन गति में विरोध कौन कर रहा है? जड़त्व आघूर्ण कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ में आ गई। हम किसी भी पिंड का यदि जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं तो उस पिंड का द्रव्यमान और उस पिंड के घूर्णन का जो x होगा उस x से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा। इसको हम लोग I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? I के द्वारा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यहां फॉर्मूला लिख दूं, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणा जो x होगा, घूर्णन x जिसको आप लोग कहते हैं, घूर्णन x से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? उस पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन x से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक देखो, m जो होता है इसका मात्रक तो हो गया kg और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मात्रक। अब देख लेते हैं इसका विमीय सूत्र, यानी कि विमा क्या होगी इसकी विमा होगी आप लोगों के पास में mLT। यही तो है। m क्या है? m मास है, मास का यूनिट kg होता है, यहाँ kg है, kg का पावर कितना है? 1 है। l क्या है? लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, यहाँ मीटर है, मीटर का पावर 2 है। तो ये आप लोग के समय नहीं है यहाँ पे, तो समय का हो गया 0। तो ये तो हो गया आप लोग के विमीय सूत्र। ये क्या हो गया? इसका मात्रक। अब अपन बात करते हैं इसकी कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि। इसमें दिशा है, इसका मतलब ये सदिश हो सकती है, लेकिन ये जब दक्षिणावर्त और वामावर्त की अपन बात करते हैं तो दोनों दिशाओं में, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जो पोजीशन बनेगी उन दोनों में ये क्या होता है? परिमाण तो इसका समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, और अलग अलग दिशा में अलग अलग मान होता है, भिन्न भिन्न मान होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रदिश राशि। क्लियर? अब देखो, दिशा है इसमें, लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में इसका मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रदिश राशि कहते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, भिन्न भिन्न दिशाओं में मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है? भिन्न भिन्न दिशाओं में मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रदिश राशि कहते हैं। अब देखो, ये जड़त्व आघूर्ण किस किस पर निर्भर करता है? जड़त्व आघूर्ण 3 भौतिक राशियों पर ही निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण किस किस पर निर्भर करता है? 3 चीजों पर निर्भर करेगा। पहला मैं यहां बात करूं तो द्रव्यमान पर, दूसरा मैं बात करूं तो द्रव्यमान वितरण पर, तीसरा मैं बात करूं तो घूर्णन x की स्थिति पर, घूर्णन x की स्थिति पर निर्भर करता है। इनके अलावा किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो इन पर तो क्या करता है? ये निर्भर करता है, अन्य पर नहीं करता, अन्य पर निर्भर नहीं करता। घूर्णन त्रिज्या इसी का है। देखो, घूर्णन त्रिज्या को हम लोग कैपिटल K के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
घूर्णन त्रिज्या क्या है? घूर्णन त्रिज्या को हम लोग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। घूर्णन त्रिज्या क्या होती है? घूर्णन त्रिज्या वह दूरी होती है जो लंबवत एक्स, जिस एक्स के सापेक्ष कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है उस एक्स से लंबवत दूरी क्या होती है? घूर्णन त्रिज्या होती है। घूर्णन त्रिज्या का वर्ग और उस संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। जबकि अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का एक फॉर्मूला और आया था, m² इक्वल m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां पे मैं यहां आप लोगों के मान निकाल लेता हूं। के का मान अपने को निकालना है तो के स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों के m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। क्लियर? बट्टा m क्या है? उस पिंड का कुल द्रव्यमान है, जो क्या होगा? सभी कणों के, उस पिंड में पाए जाने वाले सभी कणों के द्रव्यमानों के योग के बराबर तो होता है। तो मैं इसको लिख दूं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डॉट 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 mn। क्लियर? अब यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा कि नहीं? तो ये हो गया घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला। देखो अपने पास में अपन यहां जो पिंड ले रहे हैं उसकी यदि प्रत्येक कण समान हो, वह जो पिंड होगा वो सम कणों का बना हुआ हो, तो अपने पास में क्या होगा? m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर डॉट 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 mn बराबर m ले लूं तो क्या हो जाएगा? सबका योग हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं k इक्वल, मैं m को मैं ले लूंगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन ये जितने भी m है सबको जोड़ेंगे तो आप लोगों के पास में आ जाएगा n m। m से m कैंसिल हो गया, तो m से m कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? k इक्वल, सॉरी रूट भी है इसके, k इक्वल r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन n का रूट। तो ये जो आप लोगों के पास में घूर्णन त्रिज्या आती है, ये घूर्णन त्रिज्या क्या है? जो लंबवत दूरी, घूर्णन x से जो लंबवत दूरी ली जाती है उस लंबवत दूरी का वर्ग माध्य मूल मान क्या कहलाती है? लंबवत दूरी का वर्ग माध्य मूल मान क्या कहलाता है? घूर्णन त्रिज्या। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों के पास में घूर्णन त्रिज्या। तो हो गया आप लोगों के पास में घूर्णन त्रिज्या का मान हो गया। तो ये हो गया आप लोगों के पास में जड़त्व आघूर्ण करवा दिया मैंने। घूर्णन त्रिज्या कंप्लीट हो चुकी है। द्रव्यमान केंद्र अपना पीछे कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया अपना। अब अपन आगे जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय देखेंगे, जो लंबवत अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।